हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है मानव जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियोज बना दिया, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर और यह वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बायोलॉजी का तैयारी कराऊंगा, चैप्टर वाइज, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। अगर आप भी 12th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आवर्त चक्र। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी, मनुष्य, इन सबको प्राइमेट कहते हैं। मादा प्राइमेटो में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि मादा प्राइमेटो में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम ऋतुस्राव चक्र की शुरुआत यौनारंभ पर होती है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। यानी जैसे ही यौनारंभ शुरू होती है, 11 से 13 वर्ष के बीच में यह शुरू होती है लड़कियों में, तो जैसे ही लड़के 11 से 13 के बीच में होती है तो उसमें शुरू होता है माहवारी। सबसे पहली बार जब आता है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, यानी हर 28-29 दिन पर यह आता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटनाक्रम को आवर्त चक्र कहा जाता है। आवर्त चक्र किसे कहते हैं? ये 28-29 दिनों में जो घटना होती है और ये पूरा दोहराई जाती है, इसे हम आवर्त चक्र कहते हैं। प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। इसे हम पूरा आपको फिगर के माध्यम से डिटेल में समझाएंगे। ऊपर फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाओं को 3.4 में 3.9 में दर्शाया गया है। आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रवस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह ऋतुस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत की और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना है। चलिए मैं आपको यहाँ फिगर के माध्यम से दर्शाता हूं कि यह कैसे सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये फिगर है जिसमें आवर्त चक्र के दौरान जो घटना होती है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको देखिएगा। देखिए, ये पहला दिन है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पहला दिन है। यहाँ से ये क्या होता है, जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है वो टूट करके योनि के रास्ते से नीचे की तरफ गिरती है और वो क्या होता है, तरल रूप में, यानी वो तरल रूप में ब्लड जैसा होता है, वो योनि के रास्ते से गिरता है और ये 4 से 5 दिन के बीच में 4 से 5 दिन योनि के रास्ते से बाहर निकलता है। उसके बाद वो समाप्त होता है, यानी यहाँ तक ये समाप्त होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे ही वो टूट कर निकल जाता है, एक प्राथमिक पुटक बनता है और इसमें विकास होने लगता है। देखिए, ये पुटक में विकास हो रहा है, पहले छोटा था फिर इससे बड़ा हुआ और इसके साथ ही नीचे आप गर्भाशय को देखिएगा। ये टूटने के बाद इसकी गर्भाशय की दीवार पतली हो जाती है और ऐसे ही यहाँ पे FSH, यानी FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहीं पे ये LH है, इसका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये देखिए, दोनों हार्मोन यहाँ पे होते हैं और इस समय तक FSH हार्मोन ज्यादा रहता है जबकि LH हार्मोन कम होता है। साथ ही साथ जैसे समय बीतता जाता है, देखिए एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, अब ऐसे देखिए 7वां दिन 8वां दिन, देखिए ये जो गर्भाशय की दीवार है वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसमें हार्मोन का स्राव होता है और ऐसे ही ये पुटक विकसित हो जाता है। होते होते
ये आ जाता है 14वें दिन पर। देखिए गर्भाशय की दीवार जो होती है वो मोटी हो गई रही है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो स्राव है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही जो जितने ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही क्या करता है, इसको गर्भाशय की दीवार को मोटा करने में सहायता करता है। तो ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ज्यादा रिलीज होता है, साथ ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ज्यादा होता है, जो क्या करता है, ये परिपक्व पुटक है, जो पूरा पुटक बन जाता है, इसे फोड़ने में यानी इसे तोड़ने में, इसके अंडोत्सर्ग कराने में सहायता करता है। अब हार्मोन ज्यादा होने से ये क्या होता है, प्राथमिक पुटक फट जाता है, यानी ये ऋतुस्राव के बाद जो प्राथमिक पुटक बनता है उसमें विकास होता है धीरे धीरे, और 14वें दिन जा करके वो पुटक फूट जाता है, यानी उसमें से अंडाणु, यहाँ देखिए ये पुटक है, इसके अंदर अंडाणु है, ये पुटक फूट जाता है, उसके अंदर से अंडाणु बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन या फिर अंडोत्सर्ग। ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऋतुस्राव में 14वें दिन पुटक का फूटना और अंडाणु का बाहर आना, यानी 14वें दिन ही ये क्रिया होती है, जब परिपक्व पुटक को फूटता है और उससे अंडाणु निकलता है, इसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इसी दिन निषेचन हो सकता है, या इसके कुछ समय बाद तक 48 आवर्स तक हो सकता है। ठीक है, अगर इसी बीच में शुक्राणु आकर के इस अंडाणु से मिले 48 आवर्स के अंदर, तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। बाद में यह बना लेता है, पित्त बना लेता है, पित्त पिंड बनाता है, और अगर निषेचन नहीं होता है तो इस पित्त पिंड में ह्रास होने लगता है, यानी इसमें कमी होने लगती है, और यही कमी हो करके 28वें या 29वें दिन जा करके क्या होता है, ये टूट करके और तरल रूप में योनि के रास्ते से बाहर आने लगता है, यानी योनि के रास्ते से नीचे गिरने लगता है ब्लड के रूप में। ठीक है, उसे ही हम ऋतुस्राव कहते हैं। वो 4-5 दिनों तक होता है। इस पूरा प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि जो पुटक होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है, और जैसे ही LH और FSH ज्यादा होता है 14वें दिन, उस दिन ये पुटक फूट जाता है और उसमें से अंडाणु निकलता है। अंडाणु निकलने के बाद अगर उसके 48 आवर्स के अंदर वो शुक्राणु से मिल जाए तो निषेचन होते हैं, और अगर 48 आवर्स के अंदर उसको शुक्राणु से वो नहीं मिले तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है पित्तपिंड, और बाद में निषेचन नहीं होता तो इस पित्तपिंड में ह्रास होने लगता है, यानी कमी होने लगती है, और यही लास्ट में 28वें 29वें दिन जब निषेचन नहीं हुआ रहता तो ये टूट करके गिरने लगता है। साथ ही अब यहाँ पे देखिए इस गर्भाशय के दीवार को ये मोटा होते रहता है। मोटा इसलिए होता है कि यदि निषेचन हो जाए तो यह जो युग्मनज बनेगा वो आकर के इसी गर्भाशय की दीवार से सटेगा। अब चूंकि निषेचन जब नहीं होता है तो ये गर्भाशय की दीवार टूटने लगती है और ये भी योनि के रास्ते से नीचे गिर जाती है। यदि निषेचन हो जाता है तो ये जो दीवार होती है वो नहीं टूटती है, और साथ ही जो रजोधर्म होता है वो बंद हो जाता है, यानी मासिक चक्र उतना दिन तक बंद रहता है जितना दिन तक गर्भ में शिशु पल रहा होता है। यानी 9 महीने का जो अवधि काल होता है गर्भ का माताओं में, उतना दिन तक ये रजोधर्म चक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उतना दिन तक तो पुटक ही नहीं बनेगा और अंडाणु नहीं बनता है। इसलिए जब अंडाणु बनता ही नहीं है तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो फिर रजोधर्म चक्र होगा ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता, यानी आवर्त चक्र के दौरान कौन सी स्वच्छता बरतनी चाहिए उस पर देखते हैं। आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करें व स्वयं को साफ रखें। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इस्तेमाल करें, यानी हमेशा आपको स्वच्छ पैड का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपने देखा भी होगा, पैडमैन एक मूवी आई थी जिसमें इसके जागरूक करने के लिए पैडमैन मूवी को बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नेपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को बदलें, यानी अगर उसमें ब्लड ज्यादा आ जाता है तो आपको क्या करना है, उसको बदल देना है। ठीक है, उपयोग किए हुए नेपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को कागज के लिफाफे में लपेटकर उचित कचरा पात्र में डालें व शौचालय की जल निकास नली इधर उधर न फेंकें। साबुन से हाथ धोएं।
और उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि वह शौचालय की नली को जाकर जाम कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके ये आवर्त चक्र से लेकर अनेक भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। जैसे जिस स्त्री को आवर्त चक्र आता है, लोग उससे बात नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, आचार नहीं छूने देते हैं, अनेक प्रतिबंध लगाया जाता है, कॉल नहीं छूने देते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, साइंटिफिक रीजन जरूर है कि उस समय तक जो स्त्रियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए उनको बचाना चाहिए। लेकिन वो उस समय अशुद्ध नहीं होती हैं, जैसे उनसे भेदभाव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। यानी स्त्री में लगभग 50 वर्षों तक आवर्त चक्र होता है और 50 वर्ष बाद यह बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह आवर्त चक्र वाला कंप्लीट टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें आपको याद रखना है कि आवर्त चक्र यानी आवर्त चक्र जब सबसे पहली बार आता है, कितने की बार आता है, तो ये किशोरावस्था में आता है, यानी 11 से 13 वर्ष के बीच। जब पहली बार आता है तो इसे हम कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं जी? तो इसे कहते हैं रजो दर्शन। और जब 50 वर्ष की उम्र तक चलता है, यानी 50 वर्ष की उम्र में जब यह समाप्त हो जाता है, आना बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रजो निवृत्ति। यानी इसी 11 से 13 और 50 के बीच में ही कोई स्त्री माँ बन सकती है। 50 के बाद क्योंकि आवर्त चक्र आना बंद हो जाता है, इसीलिए वो स्त्री माँ नहीं बन सकती। और फिर 11 से 13 वर्ष से पहले कोई लड़की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उससे पहले रजो चक्र यानी आवर्त चक्र आता ही नहीं है। यानी आवर्त चक्र के दौरान ही कोई स्त्री माँ बन सकती है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।